तो आज का जो विषय है हमारा वो पर्यावरण शिक्षण एवं शिक्षण नीति है। और ये इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हम लेकर के आए हैं, और ये यूपी टेट 2023 और सी टेट 2023 के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने की पूरी संभावना है। जो हम ये कंटेंट करा रहे हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है हमारा पर्यावरण शिक्षण एवं शिक्षण नीति। जो हमारा पर्यावरण शिक्षण है और उसकी जो शिक्षण नीतियां हैं उनके विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। मतलब जो हमारी निरीक्षण विधि है उसकी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है उसकी? ऑप्शन है हमारे, ये एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी है, ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन सी है, ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन डी है, ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई गई। मतलब कहने का ये, जो हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उस विधि की विशेषता नहीं है। मतलब नेगेटिव वाला हमें देखना है। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है। मतलब जो निरीक्षण विधि होती है वो प्रत्यक्ष चीजों को देख करके हम उसका अनुभव करते हैं। ऑप्शन सी है हमारा, ये बाल केंद्रित होती है। ये बात भी सही है कि ये विधि जो हमारी बाल केंद्रित होती है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। अच्छा, ऑप्शन डी है, ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों, मतलब सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इंस्पेक्शन करना, सर्वेक्षण करना। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें निगेटिव वाला देखना, नहीं, विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ये एक वैज्ञानिक विधि है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ये एक वैज्ञानिक विधि है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन है हमारे, घास पौधा नहीं है। मतलब जो घास है हमारी वो पौधा नहीं है। और अगला ऑप्शन है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन सी है हमारा, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। और ऑप्शन डी है हमारा, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। मतलब जो गाजर और बंद गोभी हमारी वो क्या है? वो पौधे नहीं है। तो अब बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो घास है हमारी वो पौधा नहीं है, ये कह रहे हैं। तो इस, और ऑप्शन बी है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। मतलब जो कुछ सब्जियां हमारी वो फलों के रूप में भी हम उनका सेवन करते हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वानस्पतिक फलों में हमारा है कूसमांड है, स्वेकेस है, कद्दू है, और खीरा है, टमाटर, मटर, सेम, बैंगन आदि। ये हमारे फल होते हुए भी सब्जियां होती हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। मतलब जो महेश हैं वो कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। मतलब ये जो महेश कक्षा 4 के अध्यापक हैं, तो उन्हें शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है। तो कौन सी योजना बढ़िया रहेगी, ये पूछ रहे हैं।
ऑप्शन है हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। मतलब ऑप्शन ए में दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन बी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। और ऑप्शन सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है हमारा समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमें तलाश करना है। तो देखिए बात करें पहले क्वेश्चन की, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी सही हो सकता है हमारा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को क्या काम करना चाहिए, एक पौधे को अपनाओ और उसकी ठीक से देखभाल करो, और इन सारी चीजों के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, तो जिससे कि बच्चा मतलब उन सारी चीजों को सीखे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा मतलब जो प्राथमिक स्तर है उसमें पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मतलब इनमें से कौन सा संसाधन बेहतरीन है। ऑप्शन ए हमारा ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन बी है ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और ऑप्शन सी है हमारा इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी है हमारा ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए जहां बच्चों के लिए अवसर या करके सीखने या स्वयं भ्रमण करके मतलब प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के जो टैगवर्ड होते हैं वो आए, पॉजिटिव टैगवर्ड, अवसर उपलब्ध कराना, तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। मतलब वो पर्यावरण अध्ययन की क्लास शुरू करती है तो उसमें क्या करती है, वो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है वो हमें देखना है कौन सा है। ऑप्शन है हमारे शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और ऑप्शन सी है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो देखिए शिक्षार्थियों का जो चिंतन होता है हमें उसे सीमित नहीं करना है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। हमें सीमित नहीं करना है शिक्षार्थियों को, जो हाँ सबसे कम वाला चुनना है। हाँ तो हमारा यही जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मतलब सबसे कम का जो हमारा वो है मतलब इसका प्राथमिकता दे रहे हैं, तो पहला वाला तो हमें शिक्षार्थियों को चिंतन जो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और शिक्षार्थियों में ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रश्न प्रकरण को संदर्भ ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है हमारा, मतलब ये सबसे कम है, सबसे कम प्राथमिकता वाला ऑप्शन है। तो शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए।
ऑप्शन इस प्रकार है। ये शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी, ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी, ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी, ये प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विशेषता नहीं है पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा, ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है हमारा, पॉइंट है, वो कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन है हमारा, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है, आकलन में सफलता प्राप्त करना। और ऑप्शन सी है, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना या समझाना। ऑप्शन डी है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो सीखने वाले होते हैं या जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, हमें क्या करना है, उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है पर्यावरण से उन लोगों को। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। मतलब एक हमारे अध्यापक महोदय को जो हमारी देश की संस्कृति है, संस्कृति में जो विविधता है, सांस्कृतिक विविधताएं, उसके बारे में पढ़ाना है। तो सबसे बेहतरीन या सबसे बढ़िया विधि, सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। ऑप्शन इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। मतलब जो हमारे देश में विभिन्न खाने की चीजें हैं उनके फ्लैश कार्ड दिखाए जाएं। ऑप्शन बी है, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ऑप्शन सी है हमारा, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो देखिए, हमें अपने देश के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें करना क्या है, जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उन सबके बारे में चर्चा करें और उनसे कहें कि सब राज्यों के बारे में जो खाने पीने की चीजें उनको सर्च करें, खोजें और उन सारी चीजों को लेके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और वो हमें दिखाएं, ताकि उससे बच्चा सीखे कि हमारे देश में जो विविधता है वो हर राज्य की अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में बच्चा जानेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के प्रशिक्षण में अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। मतलब जो खेल होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी विधि होगी। ऑप्शन इस प्रकार है, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है हमारा, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उस पर
आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है हमारा शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हमें करना क्या है कि बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर के उन्हें अलग अलग प्रकार के खेल खिलाना, ताकि उन्हें उस चीज का पता चले कि ये खेल ये मतलब सारे खेलों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से खेल होते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो खेल प्रकरण है इस क्वेश्चन में। तो खेल प्रकरणों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि एक महीने के लिए, क्वेश्चन है हमारा, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि यदि बिजली एक महीने के लिए ना आए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। और ऑप्शन सी है हमारा शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन डी है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमें देखना क्या है। तो देखिए करना क्या है, हमें शिक्षार्थियों को चिंतन परक और कल्पना परक, जो चिंतन परक है और जो चिंतन परक कौशलों का विकास करना और कल्पना परक चीजों का हमें क्या करना है, विद्यार्थियों के अंदर उसी का विकास करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य, मतलब जो प्राथमिक स्तर है उस पर ईबीएस जो हम पढ़ते हैं यानी पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई करते हैं, उसका क्या उद्देश्य, एक प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन है विषय की मूलभूत संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, मतलब जो मूलभूत संकल्पना है हमारी उनकी समझ का विकास करना। ऑप्शन बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, जो अगला स्तर है उसके अध्ययन के लिए तैयार करना। और ऑप्शन सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो हमारा प्राथमिक स्तर है उस पर हम ईबीएस की जो पढ़ाई करते हैं उसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंध करने में सहायता करना। मतलब कहने का यह है कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं प्राइमरी लेवल के, उन्हें हमें विद्यालय की चीजें तो सिखानी है, लेकिन उन्हें बाहर की जो चीजें हैं, विद्यालय से बाहर की चीजें उन्हें भी समझाना है और उनसे उसे जोड़ना है। ये हमारा पर्यावरण का मेन उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, मतलब एक ऐसा खंड है जिसका जो क्वेश्चन में दिया है कि करके देखो, तो इसका मेन जो रीजन है वो क्या है वो हमें देखना है। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो हमने पढ़ा है इसका उत्तर हमें देखना है। तो देखिए इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, प्रत्यक्ष और हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। मतलब विद्यार्थी को हमें सामने समझाना, दिखा जो प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी होते हैं
उन्हें जितना हम चीजों के चित्र वगैरह दिखा के समझाएंगे उतना उन्हें अच्छा समझ में आएगा, और हस्तपारक की विधियां अपनाएंगे उतना उनकी समझ में अच्छा आएगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। मतलब जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उनमें पर्यावरण को मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखते हैं ऑप्शन इसके। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली की सेटिंग परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। तो हमें देखना है इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए इसमें क्या है, जो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब ये जो अवसर देने की बात कही है, अवसर देना, ये जो हमारा ये अवसर देना, ये जो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो प्राइमरी लेवल पे या उच्च प्राइमरी लेवल पे जितना हम बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे उतना बच्चा सीखने की कोशिश करेगा और अच्छा सीखेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 14। नीली कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है जो हमारे साथी प्रकरण को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें और उसे इंटरेस्टेड बनाना है, तो कौन सी युक्ति अपनाएं। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन बी विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है हमारा विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। ऑप्शन डी है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हमें करना क्या है कि जो हमारे जानवर हैं उनकी और उनकी उपयोगिता मतलब उनकी क्वालिटी के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम एक उन पे आधारित एक फिल्म चलाएं और वो हम इन बच्चों को दिखाएं, तो हमारा जो प्रकरण है वो और इंटरेस्टेड हो जाएगा और बच्चों को अच्छा लगेगा और ये बच्चे सीख जाएंगे जल्दी से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। प्रयोगशाला में क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। प्रयोगशाला में खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। देखते हैं हम ऑप्शन। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है और शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। तो देखिए जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उच्च प्राथमिक लेवल बच्चे होते हैं, वो हमें उदाहरण वगैरह से कम समझते हैं। उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें बच्चों को चित्र बना करके सभी राज्यों के जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में बताना है और उनके चित्र बना के उन्हें समझाना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है।
ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। एक कक्षा में औसत से कम वाले, मतलब एक कक्षा है हमारी, उसमें औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली होगी। मतलब एक क्लास है तो उसमें 4 विद्यार्थी जिनका IQ लेवल औसत से भी कम है, उन्हें सबके बराबर लाने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो उनके बराबर आ जाए। ऑप्शन इस प्रकार है। उसके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है हमारा, ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। ऑप्शन सी है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकारी देना। ऑप्शन डी है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो देखिए हमें करना क्या है, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है या बाकी उसका जो पढ़ने का स्तर है वो कमजोर है, तो हमें करना क्या है, उन सारे क्षेत्रों की पहचान करना है जिन क्षेत्रों में वो कमजोर है पढ़ाई में, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना है। उन चीजों के बारे में डिस्कस करके उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे शिक्षा देनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में समृद्ध वनस्पति जात, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश ने विद्यार्थियों की सहायता करेगा। मतलब इसमें क्या है कि वनस्पति जात और प्राणी जात और जो हमारा रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है वहां बच्चों को ले गए हैं, तो हमें बच्चों को किस चीज के सीखने में सहायता प्रदान होगी वो हमें देखना है। ऑप्शन है, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने में। ऑप्शन बी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास करने में। ऑप्शन सी है, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। ऑप्शन डी है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जब हम बच्चों को भ्रमण करने के लिए ले गए हैं और वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया है, तो हमें करना क्या है कि उनके कक्षीय जो कक्षा है उसमें अधिगम की वास्तविक जीवन से स्थिति को जोड़ना है। मतलब उन्हें सिखाते हुए उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे हमें जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। मतलब जब हम बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो हमारी बच्चों से क्या अपेक्षा होनी चाहिए, क्या रहेंगी। तो ऑप्शन है हमारे नंबर एक क्या ऑप्शन है, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नहीं, चीजों के बारे में बिना पूछे नहीं करनी, उन्हें उनके बारे में बताते जाओ और उनका अवलोकन कराते जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। जब हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। ऑप्शन सी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। हाँ, जो भी चीज हम देख रहे हैं उनका अवलोकन करें और उन पर टिप्पणियां क्वेश्चन वगैरह करें, और जो हमारे और साथी हैं उनके जो अवलोकन है उनको भी उनके साथ बांटना चाहिए। ऑप्शन डी आता है हमारा, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए।
तो देखिए हमने क्वेश्चन दर्ज कर लिए मान लो, और हम उन क्वेश्चनों का उत्तर घर पे अपने अभिभावक से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भ्रमण में हमारे साथ नहीं थे, सारी चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मतलब जो बीज अंकुरण है, बीज में जो पौधा निकलता है, उसे हम कौन सी अवधारणा से पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं कि बेहतर समझ में आए। तो ऑप्शन ए है हमारा अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, मतलब जो जमे हुए पौधे हैं उनकी फोटो दिखाना। ऑप्शन बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। कहने का मतलब यह है कि कक्षा में जो बीज अंकुरित हो गए उन्हें दिखाना और उनकी प्रक्रिया कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और किन किन कंडीशनों में होता है उनके बारे में समझाना या स्पष्ट करना। और ऑप्शन सी है हमारा बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। जो बोर्ड है हमारे उन पे उनके चित्र बनाना और उनके बारे में बताना। ऑप्शन डी है हमारा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। कहने का मतलब ये है हमारा कि देखिए अगर हम बीज बोएंगे तभी उसमें अंकुरण निकलेंगे, और उनके जो विभिन्न पार्ट चरण हैं कि ये अब जो बीज में अंकुरण निकलता है वो किस किस स्टेज में जाकर निकलता है, उन चित्रों को बनाएं और उनकी गतिविधियों के बारे में बच्चों के सामने पेश करें। तो बच्चों को पता चलेगा कि जो अंकुरण होता है बीज में वो किस प्रकार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहेलियां शामिल ना की जाए, उसका क्या उद्देश्य नहीं है, मतलब शामिल क्यों नहीं की जाए, क्या रीजन है। ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, मतलब क्रिएटिविटी, थिंकिंग क्रिएटिविटी और उसकी योग्यता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों में अवलोकनात्मक चिंतन और शक्ति विकसित करना, मतलब ये भी कर सकते हैं हम। ऑप्शन सी है हमारा बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। और ऑप्शन डी है हमारा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने लेने देना। मतलब यह है कि निगेटिव पॉइंट पूछ रहे हैं तो पहले जो तीनों पॉइंट है हमारे तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, मतलब ये हमें करना चाहिए। और बच्चों में अवलोकन आत्मचिंतन और शक्ति का विकास करना, ये भी हमें करना चाहिए बच्चों में। और सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये भी बच्चों में, इसका विकास भी हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो हमारा बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं वाला हमें वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन में है। इसमें क्या कहा है कि जो व्यक्तिगत अनुभव है वो हमारे शिक्षक को कितना लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। नहीं, बच्चों को तब बातचीत करने देना चाहिए हमें जब वो किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों, एक दूसरे से मतलब बातों को अवलोकन कर रहे हों, तब हमें उन्हें चर्चा करना देना ठीक रहेगा। ऑप्शन बी है हमारा बच्चों में विशिष्ट अनुभवों को जानने में, मतलब बच्चों के जो विशिष्ट अनुभव होते हैं वो हम उनका मौखिक रूप से अगर परिचय करेंगे तभी हम जान सकेंगे। और ऑप्शन डी है, सी है हमारा बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसमें क्या है कि संप्रेषण जो कुशलता है बच्चों की भाषा के अकॉर्डिंग हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं।
ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। मतलब यह है कि बच्चों से हम विचार विमर्श कर करके उनके अनुभव को साझा कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि ये बच्चा इस चीज में इतना सीख चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। मतलब जो हमारा पर्यावरण अध्ययन विषय है उसमें करना क्या है हमने कि जो रेल टिकट होता है हमारा उसका नमूना दिखाना है। तो उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, देखते हैं ऑप्शन। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जिस पॉइंट में भी अवसर देना आ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो जैसे ये आया है अवसर देना, ये है अवसर देना, तो ये हमारा सही हो सकता है। अच्छी बात है, ये सही हो सकता है। अवलोकन कर रहे हैं उसकी कुशलता का और विकास भी कर रहे हैं। ऑप्शन बी है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। मतलब जब हम टिकट दिखा रहे हैं तो ये इससे बच्चों को रेल का जो टिकट आता है उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ऑप्शन सी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों चारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। मतलब जो हमारे टिकट में छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनका भी ज्ञान उन बच्चों को हो जाएगा। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। मतलब जो हम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं उसमें उनकी कुशलता का निपुणता का विकास करता है। देखना है इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये क्या है, ये बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसकी परीक्षा होनी चाहिए या कक्षा होनी चाहिए। ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा है तो ये परीक्षा की जगह कक्षा है। ये टाइपिंग वाले सर जो डेली गलती करती हैं, ये यहाँ कक्षा कर लेना, ये कक्षा है। मैं अभी इसे कर दे रहा हूँ कक्षा। ये जो है यहाँ कक्षा है, ये कक्षा है। ये पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है। ये होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे गतिविधियां आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिविधियां आधारित कक्षा। मतलब जितनी परीक्षा जो हमारी कक्षा होगी उसमें जितनी गतिविधियां होंगी उतना बच्चा ज्यादा सीखेगा, क्योंकि हर प्रकार की गतिविधि से बच्चा सीखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो इससे पहले ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए हमारा अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। मतलब जिन बीजों में अंकुरण हो गया उसका फोटो दिखा के बताएं कि ये इस बीज का अंकुर है और ये बीज है। अगला पॉइंट है, ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। मतलब बोर्ड पर उसका चित्र बनाए और उसके जो पार्ट है चरण है उन्हें प्रदर्शित कर उनके बारे में बताएं। ऑप्शन सी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। मतलब जो भी हमें बीज में अंकुर निकला है उसे दिखाएं और उसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बच्चों को बताएं, उनके सामने प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी है हमारा बीज बोने
अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। मतलब जो भी हमारे बीज बोने की प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरणों में सारी बातों को समाप्त करें और बच्चों को बताएं उनकी गतिविधियों के बारे में कि ये कैसे बीज अंकुरित होता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसके अंतर्गत कक्षा को किस समूह में स्थान दिया गया है? इसमें हमारे देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, और ऑप्शन सी है 6ठी से 8वीं कक्षा, और ऑप्शन डी है 9वीं और 10वीं कक्षा। मतलब जो इसका वो है कक्षा का किस समूह में स्थान है, पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, मतलब कौन सी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को स्थान मिला है। तो ऑप्शन है हमारे पहली और दूसरी कक्षा, और तीसरी से 5वीं कक्षा, 6ठी से 8वीं, और 9वीं और 10वीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसे जो स्थान मिला है वो तीसरी से 5वीं कक्षा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, तीसरी से 5वीं कक्षा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। मतलब जो हमारी पर्यावरण की जितनी भी शिक्षण तथा सीखने की प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता किन किन चीजों की पड़ती है वो हम देखते हैं अभी। तो ऑप्शन है हमारे संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, मतलब संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज होनी चाहिए। ऑप्शन बी है हमारा अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, मतलब जो वहां का वातावरण हो वो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए और किसी भी प्रकार की शोर शराबा धमकी रहित बिल्कुल शांत माहौल का परिवेश होना चाहिए। ऑप्शन सी है हमारा स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, मतलब जो बच्चे का आकलन हो वो स्कूल पे आधारित होना चाहिए और उस आकलन की हमें एक आख्या कॉपी प्रस्तुत करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है उसका मेन रीजन क्या है, मेन संकेत क्या है कि हम उसे सीखें। ऑप्शन है हमारे पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, ऑप्शन सी है पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए जो मुख्य संकेत है हमारे पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, यानी हम उसकी अवलोकन भी करें उसका और उसे बाद में रिपोर्ट भी करें। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये भी होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। और अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, मतलब हमें अभिव्यक्ति भी करनी है उसकी और एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बताना है विस्तार से, उसका क्लासिफिकेशन भी करना है, तो ये भी होना चाहिए। पहले पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, मतलब हमें इंक्वायरी भी करनी है और उसके बारे में एनालिसिस मतलब बताना भी है कि ऐसे है और उसका एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब जो हमारी छोटी कक्षाएं हैं उनमें कौन से तरीके से पढ़ाएं कि विषय को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। तो ऑप्शन है हमारे आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन को हम तभी रुचिपूर्ण बना सकते हैं जबकि मनोरंजन और खेल संबंधी बातें बच्चों को बताएं, तो वो जो है हमारा रुचिपूर्वक तरीके से बच्चा सीखेगा।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट के सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? मतलब कौन सी विधि है जिसमें से विशिष्ट सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में। तो इनमें से कौन सी विधि में हमारा ये सिद्धांत जो है प्रयुक्त होता है, विशिष्ट से संबंध का सिद्धांत? तो देखिए ये होता है हमारा आगमन विधि में होता है, और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आगमन विधि। अच्छा, इसमें क्या होता है आगमन विधि में? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि में प्रयोग होता है। इस विधि में पहले मतलब एग्जाम्पल देते हैं हम आगमन विधि में, और फिर उसकी परिभाषा बताते हैं। ये हमारा आगमन विधि का मेथड है। और तो इसलिए इस क्वेश्चन का, और जो निगमन विधि है, निगमन विधि में पहले परिभाषा देते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं। तो ये निगमन और आगमन एक दूसरे की उल्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब आता है अगला क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, मतलब जो एक अध्यापक होता है, तो एक अध्यापक की सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी होती है? सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी है? ऑप्शन है हमारे सेवा, वेतन, देखिए सेवा नहीं हो सकती, वेतन भी नहीं हो सकता, गर्व भी नहीं, छात्रों का विश्वास। तो एक जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, उसकी सबसे बहुमूल्य निधि धन, सबसे बहुमूल्य धन होता है वो छात्रों का विश्वास होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो छात्रों का विश्वास जो है वो एक अध्यापक के लिए बहुमूल्य निधि होती है, एक धन होता है, संपत्ति होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम CTET 2023 के लिए लेकर आए थे मैराथन क्लास आप लोगों के लिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद।